बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम आप देख रहे हैं कश्मीर डिबेट। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं मारूफ साफ़ी, तज्ज़ियाकार, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी शेख अब्दुल मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और टेलीफोन पर हम राब्ते में रहेंगे बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर ज़ाहिद अनवर ख़ान साहब से। इस वक्त जो सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल, कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे और साथ फ़लस्तीन के हवाले से भी, कि इस वक्त जो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम रवा रखा है पूरी दुनिया में, तमाम जो ममालिक हैं जहाँ मुसलमान बसते हैं उनको किसी न किसी तरह की तकालीफ का सामना है। और 75 साल से ख़ास तौर पर जो दो कौमें फ़लस्तीन और कश्मीर सौबते बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, इस हवाले से हम डॉक्टर ज़ाहिद साहब से और शेख अब्दुल मतीन साहब से गुफ्तगू करेंगे। A1 टेलीविज़न के प्रोग्राम कश्मीर डिबेट में एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे A1 टीवी आपकी टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान के नामवर सहाफियों के तज्जिए आप देख सकेंगे A1 टीवी पर। हालात हाज़रा की खबरों से रहिए बाखबर, खेलों की खबरें, एंटरटेनमेंट की खबरें और मौसम का अहवाल, नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम, सियासी और बैनुल अक़वामी सूरत हाल का जायजा और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ A1 टीवी पर। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम कश्मीर डेट में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख अब्दुल मतीन साहब, इस वक्त जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, मुसलमानों के लिए अगर देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी और बिल्कुल जो है उनको ज़िंदा रहने के हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। हम कश्मीर में देखते हैं, बर्मा के मुसलमानों के साथ देखते हैं, फ़लस्तीन में देखते हैं, भारत में जो मुस्लिम अक़लियतें हैं उनके साथ जुल्म और सितम। अभी जो फ़लस्तीन की जो सूरत हाल हुई है, 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन पे हमला किया इसराइल ने और निहत्ते मुसलमान बेगुनाह औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को 35,000 के करीब शहीद कर चुके हैं और 70,000 ज़ख्मी हो चुके हैं वहाँ। और उसके बाद ईरान ने जो है आखिरकार तंग आमद बजंग आमद के मज़दाक ईरान ने एक स्ट्राइक की है गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों की हिमायत में, और ख़ास तौर पर उसमें जो कि सीरिया में दमिश्क में एक कॉन्सुलेट जो था ईरान का, वहाँ पे इसराइल ने 2 अप्रैल को जो है वहाँ हमला करके एक जनरल को और बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया था। उसके बदले में जो ये रिट्रीट किया है इसराइल में, इस हवाले से आप मुसलमानों की पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो तकालीफ हैं उसके तनाज़ुर में बात कीजिएगा। और कश्मीर के हवाले से क्या इस किस्म की अप्रोच को पीछे ले जाना, अब 2 कदम पीछे चला गया इसराइल। अमेरिका ने भी कह दिया है कि हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे इसराइल की। तो क्या ये एक अटैक ही इन सारे मसाइल का हल है, मुसलमानों को हकूक़ दिलवाने का? मज़ाकरात से, पुरअमन जद्दोजहद से क्या आप देखते हैं कि मसाइल हल हो सकते हैं? शहरत साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, A1 टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे फिर एक दफ़ा मौका दिया है। देखिए शहरत भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है जो आपने फ़लस्तीन और कश्मीर की बात की है, क्योंकि ये वो मसले हैं जो एक बैनुल अक़वामी मसले हैं। और हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने इन दोनों ममालिक के हवाले से करारदादी पास की है। और जो इस वक्त सूरत हाल, ख़ासकर जो गज़ा की सूरत हाल है, और हम देखते हैं कि इसराइल किस तरह वहाँ पे जाहिरियत कर रहा है और जो नंगा नाच वहाँ पे उन्होंने जाहिरियत का किया है, तो जिसकी मिसाल आपने भी दी है, 35,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया है। पहले हमें समझना चाहिए कि क्या फ़लस्तीन और कश्मीरी जो है वो क्या डिमांड करते हैं। फ़लस्तीनी और कश्मीरी जो डिमांड करते हैं वो एक जेन्युइन डिमांड है, यानी वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड है। और ये हक़ कौन देता है? ये अक़वाम मुत्तहिदा खुद देता है। क्योंकि अगर हम कश्मीर की भी बात करेंगे तो सलामती कौंसिल जो है उसमें कश्मीर के हवाले से 18 करारदादें पास हुई है, जिसमें कहा गया है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाएगा और जो आखिरी फ़ैसला होगा वो कश्मीरियों का होगा। तो हम देखते हैं कि जहाँ तक फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी का ताल्लुक़ है, कश्मीर की तहरीक आज़ादी का ताल्लुक़ है, तो हम देखते हैं कि दोनों जगह पे ऑक्यूपेशन है। एक जो है वो यहूद की ऑक्यूपेशन है और एक जो है वो हनूज की ऑक्यूपेशन है, यानी दोनों जगहों पे हैं जो जिबरन कब्जा है।
तो हम भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात के साथ इन दोनों मसाइल का हल होना चाहिए। और अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे तो मुज़ाकरात को हमने बार बार जो है मौका दिया है, लेकिन हकीकतन ये है, अगर मैं अपने कश्मीर की बात करूँगा तो उस हवाले से अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं या वो पाई तकमील तक नहीं पहुँचे हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो हिंदुस्तान खुद ब खुद है, और इसी तरह इसराइल का भी इसी तरह तर्ज अमल रहा है। तो इस वजह से जो इस वक्त यानी ये हम देखते हैं कि इसराइल ने जो भी अपने इंट्रो में बात की है, यानी आप देख लीजिए, एक तो फ़लस्तीन मज़लूमों पे कितना जुल्म और जबर हो रहा है, यानी आसमान तले उन्होंने ईद मनाई है, उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको खंडराट में चेंज किया गया है, हर जगह जो है लाशें ही लाशें हैं, हर जगह जो है खून ही खून है, हर जगह वो हम देखते खुले आसमान तले वो बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो इसराइल है उसने क्या किया, दमिश्क के यानी ईरानी कौंसल खाना में उस पर भी अटैक किया। आप देखिए दिलेरी क्या है। तो इसलिए जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है वो उनका हक बनता है, क्योंकि जब तक आप यानी इसराइल को ताकत के बलबूते पे यहाँ से भी नहीं रोकेंगे, वो इसके बगैर कोई बात नहीं समझते हैं। और आप देख लीजिए, जब अभी यानी इसराइल पे जो ये मिसाइल दागे गए हैं, जो कि एक ईरान ने एक यानी जवाबी कार्रवाई है और जो वो हक भी रखता है, तो जल्दी जल्दी ये सलामती कौंसिल में इसराइल पहुंच गया है। यानी जिस सलामती कौंसिल ने इसराइल को पहले बोला है कि फ़लस्तीन का मसला हल करना है, तो उसकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो जारियत है, चाहे वो भारत की है चाहे वो फ़लस्तीन की है, और जो जिन लोगों पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं उनको हम हर लिहाज से सलूट पेश करते हैं, चाहे वो कश्मीरी कौम है चाहे वो फ़लस्तीनी कौम है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जो जदोजहद है वो हक पे मबनी है। वो समझते हैं कि हमारी जदोजहद जो है गर्चे हर लिहाज से मसाइल है, मुश्किलात है, आजमाइशें हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इसराइल से फ़लस्तीन आज़ाद होगा और भारत से कश्मीर आज़ाद जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अब्दुल मतीन साहब, आपने जो गुफ्तगू की है सलामती कौंसिल के हवाले से, हम डॉक्टर जाहिद अनवर साहब से अब बात करेंगे, वो टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप ये देखिएगा कि एक अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, और ईरान ने कहा कि हमने अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं, हासिल कर लिए हैं, और इसने औरतों, बच्चों, हॉस्पिटल्स, पनाहगाहों पे कोई अटैक नहीं किया ईरान ने, और सिर्फ उनकी इंस्टॉलेशंस जो हैं आर्मी की, वहाँ पे अटैक किया है। एक तो आप ये देखिए कि उसी तरफ इसराइल क्या जुल्म सितम करता है, हॉस्पिटल्स में जाके बच्चों को मारते हैं, पनाहगज़ीन कैंपों पे हमले करते हैं, जहाँ उनकी पनाह होती है वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, घरों पर और इमारतों को बमबारमेंट करके तबाह कर देते हैं। और एक तरफ हमारा रवैया देखें कि इन्होंने किसी एक शहरी को नुकसान नहीं पहुँचाया ईरान के हमले ने। तो सलामती कौंसिल की बात जैसे शेख अब्दुल मतीन साहब ने की कि साथ ही अंतोनियो गुतेरेस का मैसेज आ गया, और फिर सलामती कौंसिल ने फैसला कर लिया कि उसके अरकान बैठेंगे शाम को एक हमले से, जबकि वो लगातार हर रोज़ स्ट्राइक्स और अटैक्स कर रहा है फ़लस्तीन पे। उसमें तो इन्होंने कई दिन लगा दिए थे बैठते हुए, उसमें भी कोई मतलूबा नतीजा नहीं निकला था। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, बैनुल अक़वामी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा ख़ास तौर पर, ये बहुत ज़्यादा बाइस्ड हैं मुसलमानों के हवाले से, और जो कोई मसला होता है, जैसे सूडान का ईस्ट तिमोर का मसला हो जाएगा, कहीं गैर मुस्लिमों का मसला होगा वो जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन बर्मी मुसलमानों का मसला होगा, कश्मीर का होगा, फ़लस्तीन का होगा, तो बैनुल अक़वामी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल सोई रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि ऐसा मौजू पे बात करूं। बिल्कुल, आपने अपने इस क्वेश्चन में अपना जवाब दे दिया। हकीकत यही है कि ये जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है, उस ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम में जो मैकेनिज्म है, जो यूएन है और इस तरह के जो बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में मुसलमानों की से नहीं है। मुसलमान जो है वो डिसीजन मेकर नहीं है। अगर आप परमानेंट मेंबर्स को देखें जो फैसले करते हैं दुनिया के अमन और जंग के, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो है मुस्तकिल मेंबर है, कोई मुसलमान मुल्क नहीं है वहाँ पे। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम अपनी हॉक की स्टेट ऑफ नेचर है, जिसकी लाइफ उसकी बेस, और इस पॉलिटिकल सिस्टम में मुसलमानों की जो है हालत जो है बहुत कमजोर है। बिल्कुल आपने सही बात की कि अगर ईस्ट तिमोर की बात हो तो विदिन नो टाइम मसले के लिए हल के लिए ये जमा हो जाते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा हो, जिस तरह इसराइल जो है धन की छूट पे जुल्म कर रहा है, बूढ़ों को, बच्चों को,
सिक्योरिटी काउंसिल की खातिर में लाता है, न कोई बैनुल-अक़वामी कवानीन खातिर में लाता है। हर किस्म के हुकूक जो है फलस्तीनियों के वहाँ पे असब है और खुलकर जुल्म कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो जुल्म को जुल्म कहे। अगर कोई जो है अक़वाम मुत्तहिदा जमा होती है, जनरल असेंबली जमा होती है, तो अमेरिका दोस्ती के बुनियाद पर एलाई के नाते उसकी मुखालिफत करता है, इसराइल के साथ खड़ा है। इस हवाले से ये एक हकीकत है। और दूसरी तरफ जो है मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो फलस्तीन को और कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं तो उसने अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने दरमियान इत्तेफाक व इत्तेहाद को मजबूत करना होगा। उनके जो कुदरती वसाइल है, उनके जो इंसानी वसाइल है, उनको जो है मुत्तहिद करके, उनको जो है यकसू करके, उनको जो है उनको इस्तेमाल में लाकर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। दूसरी तरफ जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है, उन कवानीन को जो है यूटिलाइज करके अपने हुकूक के लिए उनको कोशिश करना होगी। और जो इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत खामियां है, इस हवाले से कोई शक नहीं। लेकिन वहाँ पे अगर अपने हुकूक के लिए मुसलमान जंग लड़ सकते हैं, अपनी जो है प्रोफेशनली उसको डील करें, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जहाँ पे मुसलमान अपने हुकूक की बात कर सके। लेकिन हकीकत यही है कि अगर मुसलमान चाहते हैं कि फलस्तीन की मजलूम जो है उनकी दादरसी हो, कश्मीर में जो रियासती दहशतगर्दी है, उस मुसलमान जो है मुसलमानों पर और दूसरे अक़लियतों पर हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है, खासकर बीजेपी की मौजूदा हुकूमत जो रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रही है, तो उस पर दुनिया खामोश है। तो मुसलमानों को चाहिए कि मिलकर जो है मुत्तहिद होकर अपने वसाइल को बरवकार लाकर जो है मुसलमान जहाँ भी हो वहाँ पे मजलूम है, उन मजलूमों की भरपूर तरीके से मदद करनी चाहिए। और पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ उसूली है, वो पार्टीशन का इसको अनफिनिश्ड एजेंडा समझते हैं और पाकिस्तान देवान से साथ खड़ा है कश्मीरियों के जद्दोजहद में। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देती है और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी इदारे सब जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और उस वक्त तक जद्दोजहद में कश्मीरियों का साथ देंगे जब तक कश्मीरी जो है अपना हक हासिल न कर सके। जी बहुत नाज़रीन, इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। अब हम आपको दिखाएंगे A1 टीवी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के नामवर सहाफियों के तज्जिए आप देख सकेंगे A1 टीवी पर। हालात हाज़रा की खबरों से रहिए बाखबर। खेलों की खबरें, एंटरटेनमेंट की खबरें और मौसम का अहवाल। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम, सियासी और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल का जायजा और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ A1 टीवी पर। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। वेलकम बैक। कश्मीर डिबेट में दोबारा हाजिर खिदमत है। शेख अब्दुल मतीन साहब, जैसे कि अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, डॉक्टर जाहिद अनवर साहब से, इन्होंने भी बिल्कुल वही बात की है कि नामुकम्मल एजेंडे हैं। कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ हमारी शाह रख गया, जैसा कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। और उस वक़्त जब पार्टीशन हुई तो कुछ गोरों की कारस्तानी से, कुछ हिंदुओं की चालाकियों से ये मैनेज ना हो पाया और ख़ुद वो चले गए इससे सवाब राय के लिए सलामती कौंसिल में, और 75-76 साल के लगभग हो चुके हैं। खुद ही इंडिया वहाँ गया था कि कश्मीरियों की राय लेगा, तो आज तक ये मसला सलामती कौंसिल भी हल नहीं कर सकी। अब्दुल मतीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया के बारे में जब हम ये गुफ्तगू करते हैं कि कश्मीर का मसला आज तक हल नहीं कर सकी बैनुल-अक़वामी ताकतें, ये जो बड़े हैं यूरोपीय ममालिक, अमेरिका है और अक़वाम मुत्तहिदा है,
जो बीच में पढ़ के इस मसले को खुशरूबी से हल कर सकते थे। तो हमारे जहनों में फ़ौरन ये बात आती है कि चूँकि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी मुआशी ताकत है, आजकल की जंगें मईशत पे लड़ी जाती हैं, तो अमेरिका के साथ बड़े ममालिक अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, उनके साथ उनका ट्रेड है, उनका बिज़नेस है। लेकिन यहाँ पे तो ये आर्गूमेंट अंदर देते हैं। दूसरी तरफ अगर फ़लस्तीन पे इसराइल हमले करता है और उनके मासूम और रहते शहरी को बेदरे कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है, तो वहाँ के साथ मईशत का ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे तो उनकी नफ़रत है मुसलमानों से। तो क्या हम इसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि मुसलमान जहाँ कहीं भी मुश्किल में होगा तो ये ताकूती ताकतें उसके खिलाफ ही रद्द अमल देंगी मुसलमानों के? देखिए, पहली बात तो जो आपने कायद आज़म की फरमाई है, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नतुल फिरदौस अता करे। पहले तो ये बात है जो उन्होंने उस वक़्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, यानी बिफोर द पार्टीशन, तो वो वक़्त ने साबित कर दिया। क्योंकि जो इस वक़्त ख़ास कर, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं है, तो लेकिन जो हिंदुस्तान की अपनी रियासतें हैं, जहाँ पे हम देखते हैं न सिर्फ मुसलमानों के साथ जो वहाँ की अक़लियतें हैं उन पे किस तरह जुल्म ढाया जा रहा है और वो किस तरह वहाँ पे गैर महफूज है, वो हम खुद भी देखते हैं, क्योंकि आजकल कोई बात छुपी हुई नहीं है। दूसरी बात जो हम समझते हैं कि भारत के असल में हमेशा दो चेहरे रहे हैं। एक चेहरा जो है वो बैनुल अक़वामी बरादरी के पास रहा है, और दूसरा जो अंदरून है, यानी जहाँ पे वो रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। तो मैं अगर अपने कश्मीर की बात करूँगा, जिसको हम पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, और हम देखते हैं कश्मीरियों की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, और 5 अगस्त 2019 में भारत ने जो एक तरफा फैसला किया, अपने मतलब 370 आर्टिकल और 34A को एब्रोगेट किया है, जो कि उनके अपने आइन में था, क्योंकि असल में कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है वो आज़ादी की जद्दोजहद है। तो उसके बाद हम जब देखते हैं कश्मीर की जो सूरत हाल है, यानी हर लिहाज से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अगर मैं आपको कहूँगा शहरयार भाई कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, गलत नहीं होगा। और ये जो हुनूज है, ये जो भारत है, ये फुट स्टेप्स किसका इस्तेमाल कर रहा है या किसके यानी रास्ते पे चल रहा है, वो यही है जो इजराइल फ़लस्तीन पे कर रहा है, क्योंकि मौजू कश्मीर और फ़लस्तीन ही है। यानी जिस तरह इसराइल ने वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए, अब भारत ने भी 5 अगस्त के बाद वो स्टेप्स वहाँ पे उठाए हैं। तो यानी वहाँ पे हमने देखा है कि लाखों लोगों को जो कि गैर रियासती बाशिंदे हैं, उनको उन्होंने डोमिसाइल दिए हैं, क्योंकि कश्मीर का मसला एक बैनुल अक़वामी मसला है। कश्मीर का फैसला अभी होना बाकी है, तो ये भी हम इसीलिए बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ और अक़वाम आलम को यानी ये गुजारिश करते हैं कि ये देख लीजिए, क्यों अगर कल इस्तिस्वाब राय होगा तो वोट किसको डालना है? जो पुश्तबान कश्मीरी होंगे, लेकिन उस वक्त कश्मीरी नहीं होंगे, बल्कि उस वक्त गैर रियासती बाशिंदे होंगे। यानी ये भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। जो दूसरी हमारी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अवाम जो है एक ही दहशत गर्दी के शिकार नहीं है, हमारे वहाँ रियासती दहशत गर्दी भी है, हमारे वहाँ अदलिया की दहशत गर्दी भी साथ साथ है, और हमारे वहाँ इक्तिसादी दहशत गर्दी भी है। यानी कश्मीरी जो है तीनों दहशत गर्दी का यानी ये सामना कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो आलम है, जो उनका डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो अपने जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, वो जियो इकोनॉमिक्स को देखते हैं, जो इन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हैं। लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूं कि कश्मीर का जो मसला है फ़लस्तीन का, तो है ही एक फ्लैश पॉइंट है। वो अभी आपको पता है सब जो है यानी जंग के दहाने पे हैं। अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो बिल्कुल आलमी जंग छिड़ सकती है। इसी तरह हम समझते हैं कश्मीर का मसला जो भी है वो भी एक फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों एटॉमिक पावर है। तो किसी भी वक्त, क्योंकि भारत जो है इसका सबसे पहले जो मैंने आपसे गुजारिश भी की है, अगर ये मसला हल नहीं होता है, अगर हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं, वो भारत का स्टेप स्टैंड है। तो इसलिए अक़वाम आलम पे और अक़वाम मुत्तहिदा पे बहुत जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आए, भारत को भी रोके, इसराइल को भी रोके, क्योंकि कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का अपना एक जायज़ हक है। वो क्या मांग रहे हैं? वो जिस ज़मीन में रहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे कब्जा है, आप यहाँ से चले जाइए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है दुनिया का, ये इसको हम अनफॉर्चुनेटली कहते हैं। कभी फ़लस्तीनी कभी कश्मीरी ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या हमारा खून का रंग वो नहीं है जो रेड रंग है, क्या हम इंसान नहीं है। लेकिन मैंने जो पहले भी गुजारिश की है, इंशाल्लाह देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन भी इंशाल्लाह अपनी आज़ादी हासिल करेंगे और कश्मीरी भी आज़ादी। इसी वजह से डॉक्टर साहब से बात करते हैं
डॉक्टर साहब ये देखिए कि भारत अब जो कर रहा है उस नई जो स्ट्रेटजी है, जैसा कि दुर्मुतीन साहब ने बताया कि 5 अगस्त 2019 से जो उसने इकदाम किए, को एब्रोगेट किया, मनसूख किया, रियासती जो उसका एक स्टेटस था कश्मीर का 370 और 35 से के आइन के आर्टिकल, उसके बाद हम देखते हैं मुसलसल जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मजहबी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, नमाज़ें पढ़ने नहीं दी जाती, जनाजे पे नहीं जाने दिया जाता, मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है, सर्च एंड सीज ऑपरेशन किए जाते हैं, डेमोग्राफी तब्दील की जा रही है, वहाँ लद्दाख और जम्मू में हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी वो जो है वो उन पे कब्जे कर लिए जाते हैं, सरकारी नौकरियों से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है बिजली वालों से। इतना कुछ होने के बाद आप क्या समझते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें, ये इनके बैनुल-अक़वामी ताकतों के ज़मीर ये कहाँ सोए हुए हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से तो एक बात कही जाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अगर बड़े मुल्कों का मसला चला जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा गायब हो जाता है, और अगर अक़वाम मुत्तहिदा में छोटे कमज़ोर ममालिक का मसला चला जाए तो वो ममालिक गायब हो जाते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ स्टैंड करता है? जैसे एक लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो उसको ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि वो अपने वो मकासद हासिल नहीं कर सकी थी, तो फिर लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी। तो आप समझते हैं कि अब यूनाइटेड नेशन भी बेमसरफ़ और बेसूद हो चुकी है? डॉक्टर साहब की टेलीफोन लाइन कट गई है। यही सवाल मैं आपके साथ करता हूँ। हिंद साहब, आपने मेरा सवाल सुना, तो आप ये समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं, ये जो एक हम ज़मीर हर वक्त एक बात करते हैं कि उसका ज़मीर जाग गया, उसका ज़मीर सो गया, क्या इसकी भी कोई ऐसी हकीकत है? हम तो ये देखते हैं मफादात की जंग है हर तरफ, हर शख्स अपने मफादात के मुताबिक ही फैसले करता है और उसका ज़मीर उसको वही बताता है जो उसकी लाशों में ख्वाहिशात होती हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई है जो आपने कहा लीग ऑफ नेशन, यानी ये भी एक चीज़ था ना। अभी आप देखिए नई जनरेशन को इसका नाम भी पता नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो उन्होंने वहाँ पे एक उसूल बनाए हैं, जो उसका वहाँ पे चार्टर है, उन्होंने मसावात के तौर पे उस पर काम नहीं किया, यानी पैरिटी बेसिस पे उन्होंने काम नहीं किया। तो हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन इस वक्त किसी जगह नाम नहीं है। इसी तरह जो एक अक़वाम मुत्तहिदा है, और इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं, अगर उन्होंने इसी तरह एक तरफा फैसले लिए हैं और गैर उसूली फैसले लिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसका हशर भी बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह लीग ऑफ नेशन है। और आप देख लीजिए ये जो यूएन है उसके कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें कहा गया है कि इंसान फ्री बॉर्न हुआ है, उसकी फ्रीडम के हवाले से बात की गई है, उसके बाकी जो फ्रीडम है उस हवाले से बात की है। और अगर आप मकबूजा कश्मीर देखेंगे और अगर आप फ़लस्तीन देखेंगे तो जितने भी वो आर्टिकल्स है जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना है इंसान को, सेफगार्ड करना है इंसान को, क्योंकि वहाँ पे जंगी कुछ उसूल भी है, ये सब वायलेशन हो रही है मेरे मकबूजा कश्मीर में और फ़लस्तीन में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अक़वाम आलम का जो है, ख़ासकर जो अक़वाम मुत्तहिदा है, यहाँ पे जो है दोहरा मयार है। तो इस दोहरा मयार को ख़त्म होने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही मैं उन ममालिक के, उन गैर मुस्लिमों को भी सलूट पेश करना चाहता हूँ जो गज़ा की वजह से सड़कों पे आए और उन्होंने अपने हुक्मरानों को बताया है कि आप जो ज़्यादती यहाँ पे कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है, और वक्तन फ़वक्तन जो कश्मीर के हवाले से भी वो सड़कों पे आते हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में लोगों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़मीर अभी ज़िंदा है, लेकिन जो हुक्मरान हैं, जिनके पास ज़माम है, जिनके पास वसाइल है, उनके जो ज़मीर जो है वो मुर्दे हुए हैं, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ जो कत्लेआम वहाँ पे हो रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो कत्लेआम हो रहा है, जो आपने प्रॉपर्टी की बात की है, बिलीव कर ले हमारा कश्मीर में जो है यानी ये जो मैं अगर आपको कहूँगा कि ये तो प्रॉपर्टी वगैरह तो हमारे उसमें है ही नहीं है, यानी ये उसको हम सेफ गार्ड कर ही नहीं सकते, बल्कि हमारे ईमान को भी अब खतरा है वहाँ पे। तो इसी तरह फ़लस्तीन में भी है। तो हम समझते हैं कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला बिल्कुल आसान है अगर इसको उस पैरिटी में लिया जाए। वो ये है कि अक़वाम आलम ने जो खुद ही यानी ये करारदादें पास की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और उस तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो मसावात पे हो। यानी आपने बिल्कुल ठीक बात की है, जब बड़े ममालिक का कोई मसला आ जाता है
تو یہ لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، لیکن جہاں پہ مظلوموں کی بات ہوتی ہے اس وقت یہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں اقوام متحدہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قراردادوں کا پاس رکھے اور جہاں پہ بھی جارحیت ہوتی ہے اور جو بھی ظالم ہے اس کے ہاتھ روکے۔ جی بہت شکریہ۔ میرے ساتھ تھے شیخ عبدالدین صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں آزاد جموں کشمیر پاکستان چیپٹر کے آل پارٹیز کانفرنس کے، اور ڈاکٹر زاہد اکبر خان صاحب تھے اور وہ ماہر بین الاقوامی امور۔ آج جو گفتگو ہوئی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہاں بڑی طاقتیں اقوام متحدہ سلامتی کونسل خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی عبدالدین صاحب نے بتایا کہ یہ بھی بے سود ہو گئی اور بے مصرف ہو گئی ہے، لیگ آف نیشن کی طرح اقوام متحدہ بھی، تو عوامی طاقتوں کو اور وہ لوگ جو بے حس ممالک ہیں، جو بے حس حکمران ہیں اور وہ جو ظلم کر رہے ہیں، وہ فوجی طاقتیں جو ظلم کر رہی ہیں مسلمانوں پر، ان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آج اگر کہیں ہمسائے کے گھر میں آگ لگی ہے تو کل یہ آگ ان کے اپنے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ A1 ٹیلی ویژن کے کشمیر ڈیبیٹ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔